देखिए, पिछली क्लास में आपको मैं ना ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट क्लास लिया था, क्लास फर्स्ट था ये। क्विक टाइम में मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ इसको कि मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था आपको। मैंने कहा था कि आपको गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। गवर्नमेंट तीन तरह के होते हैं हमारे यहाँ, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी। टैक्स दो तरह की होती है, डायरेक्ट टैक्स जिसको इनकम टैक्स भी कहते हैं, जीएसटी एंड कस्टम जिसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। इनकम टैक्स आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। इनकम कौन कौन से हो सकते हैं? इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीयूपी, कैपिटल गेन, ये सब बातें पिछली क्लास में हो चुकी है। इन सब को प्लस करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स की बात अभी हम नहीं करते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ये ग्रॉस टोटल इनकम है। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर हम डिडक्शंस माइनस कर दें, कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं इसके बारे में अभी मत पूछना, ये सेपरेट चैप्टर है, इसके बारे में अलग से बात होगी। तो फिर आता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के ऊपर क्या लगाएंगे हम? टैक्स। और टैक्स के लिए क्या चाहिए मुझे? टैक्स रेट। टैक्स रेट कितने तरह के होते हैं? फिक्स रेट एंड स्लैब रेट। फिक्स रेट के बारे में बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक सवाल है स्लैब रेट का, स्लैब रेट के बारे में बात हुई थी आपसे। सबसे पहला किसका? इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, एज 60 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी 80 या प्लस होना चाहिए, 5 लाख तक नील, 5 to 10 20%, 10 + 30%, याद होना चाहिए बिल्कुल आपको। इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, एज 60 प्लस हो, और ऑफकोर्स क्या हो? 80 बिलो भी हो, 60 प्लस और 80 बिलो। तो उसके लिए 3 लाख रुपीज़ तक नील, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, एंड 10 लाख प्लस व्हाट? 30%। इसके बाद बात हुई थी, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो रेसिडेंट है और उसकी एज क्या है? 60 बिलो है। इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है और एज क्या है? 60 बिलो है। ठीक है, उसके लिए। और कोई अगर इंडिविजुअल है, नॉन रेसिडेंट है ऑफ एनी एज, नॉन रेसिडेंट के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, एज का बेनिफिट नहीं है। HUF, AOP, BOI अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उसके लिए ये स्लैब है। 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख प्लस 30%। फिर मैंने सिखाया था आपको पर्सन्स किसको कहते हैं। इनकम टैक्स के लिए बहुत सारे मीनिंग होते हैं पर्सन के, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ इंक्लूड होते हैं पर्सन्स में। सबसे पहले इंडिविजुअल, फिर HUF, फिर क्या? BOI, AOP, फिर फर्म, फिर कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये सारे हो गए पर्सन्स में। इन सारे पर्सन्स को अपने इनकम पे टैक्स देना होता है। ठीक है जी। तो टैक्स का रेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके आगे हम टैक्स के रेट अब डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो लिखिए, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब बेसिक्स का क्लास नंबर 2। बेसिक है और ये क्लास नंबर आपका 2 है। देखिए, टैक्स रेट के बारे में आपसे बात हो चुकी थी अच्छी। अब ये तक एक फर्म का और कंपनी का टैक्स रेट बच गया है, ठीक है ना, लेकिन उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना, उसके लिए उसमें किसको किसको छोड़कर बात हुई है। देखो, अभी तक मैंने फर्म का टैक्स रेट नहीं बताया है, कंपनी का टैक्स रेट नहीं बताया है, कोऑपरेटिव
सोसाइटी का नहीं बताया, ये बचा हुआ है, और लोकल अथॉरिटी, इनका नहीं बताया। डिस्कस सारा करेंगे आपसे हम, लेकिन आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ज़्यादातर किसका आता है? इंडिविजुअल का। ये मैं इसको बता दूंगा, लेकिन आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं किस पे आते हैं? इंडिविजुअल पे। और बीकॉम ऑनर्स में इंडिविजुअल के अलावा फर्म पे भी आता है, फर्म पे भी आता है, ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में बात होगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए सरचार्ज, हेडिंग लिखिए सरचार्ज। सरचार्ज के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो, ये एडिशनल टैक्स होता है। क्या होता है ये? एडिशनल टैक्स। मैं इसका कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लिख लीजिए, अगर किसी पर्सन्स पे सरचार्ज लगता है और उसकी अमाउंट अगर 50 लाख तक है, अप टू, अगर मान लो टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख तक है, तो नो सरचार्ज, लगेगा ही नहीं। अप टू 50 लाख तक नो सरचार्ज। एक्सीडिंग 50 लाख एंड अप टू व्हाट 1 करोड़, 50 लाख से ज़्यादा है, और कहाँ तक है? 1 करोड़ तक है, तो सरचार्ज का रेट है 15%। क्या रेट है सरचार्ज का? 15%। अगर एक्सीडिंग 1 करोड़ है तो एक्सीडिंग 1 करोड़ है तो सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा? थोड़ा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसमें 10% है। अप टू 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से एक्सीड करेगा तो कितना परसेंट है? 15%। 50 लाख तक नील, 50 से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज, और 1 करोड़ से ऊपर कितना है? 15% सरचार्ज। ठीक है जी। मैं एक सरचार्ज के बाद एक टॉपिक आता है, आप देखिए, लिखिए मार्जिनल रिलीफ। ये टॉपिक अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले सारा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो जाके इसको हम आपको ढंग से समझा पाएंगे, ठीक है ना। तो मार्जिनल रिलीफ को भी होल्ड कीजिए। नेक्स्ट पे आइए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है ना। मैं बता दूं आपको, अगर कोई बच्चा पहले का टैक्स पढ़ा होगा तो पहले ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं होता था, ये सिर्फ एजुकेशन सेस होता था। लेकिन अब पुरानी बात क्यों करना है, क्यों कंफ्यूज करना है आपको? अब आपके सेस का नाम क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और ये कितना परसेंट है? ये 4%। पहले 2% एंड 1% अलग अलग हुआ करता था, अब ये कंबाइंड तरीके से आपको 4% दे दिया है। ठीक है, सेस की बात हो गई। सेस के बाद एक और पॉइंट है रिबेट। रिबेट लिखिए। रिबेट मिलेगा आपको, रिबेट मिलने के कंडीशन से पहले उसका सेक्शन लिख लीजिए, सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी रिबेट आप निकालेंगे तो सेक्शन जरूर मेंशन करेंगे, 87A। अभी आप लिखते जाइए, जब तक इस पे हम छोटा सा सवाल नहीं करवाएंगे ना, आप प्रॉपर्ली समझ नहीं पाएंगे। देखिए, रिबेट किसको मिलेगा? रिबेट मिलने के लिए पहली कंडीशन है इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है?
रेसिडेंट होना चाहिए, आप चाहें तो एक साथ लिख लीजिए रेसिडेंट इंडिविजुअल। और तीसरा कंडीशन है टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000। जो टैक्सेबल इनकम है 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000। अगर ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, लिखो क्वांटम ऑफ रिबेट। रिबेट कितना मिलेगा आपको? पहला पॉइंट, जितनी टैक्स चार्ज की गई है अमाउंट ऑफ टैक्स। दूसरा पॉइंट 2,500 विच एवर इज मिनिमम। जितनी टैक्स चार्ज की गई है आप पे और सब्जेक्ट टू 2,500 रुपीज़ विच एवर इज मिनिमम। मतलब इन एनी केस 2,500 से ज़्यादा आपको छूट रिबेट नहीं मिलेगा। अगर आपके ऊपर टैक्स 2,000 का बना है तो 2,000 100% छूट हो गया। अगर 25 का बना है तो 25 भी छूट हो गया। अगर 3,000 का बना तो 2,500 एग्जाम्प्ट हो गया, 500 टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। बात समझ गए? लेकिन एक बात आपको जानना पड़ेगा, ये रिबेट और ये सरचार्ज दोनों एक ही पर्सन को साथ साथ नहीं मिल सकता। पूछो क्यों? बता सकते हो? रिबेट होने के लिए इनकम क्या चाहिए उसकी? 3,50,000 से कम। और सरचार्ज लगने के लिए क्या होना चाहिए? 50 लाख से ज़्यादा। तो दोनों, किसी एक बंदे को दोनों कैसे मिल सकता है? ये तो ऑप्शनल ही है। या तो इनकम आपकी 3.5 लाख से कम होगी, या इनकम आपकी 50 लाख से ज़्यादा होगी, या बीच में कहीं होगी। ठीक है ना? तो जिसको रिबेट मिल रहा है उसको कोई चांस नहीं है सरचार्ज लगने का, और जिस पे सरचार्ज लग रहा है उस पर कोई चांस नहीं है रिबेट मिलने का। सरचार्ज का मतलब पहले समझा चुका हूँ, एडिशनल टैक्स। बात समझ गए? राइट। अब देखिए, एक छोटा सा सवाल करते हैं हम, फिर इसके बारे में और बात करेंगे। यहाँ तो लिख लिया आपने? पक्की बात? सारी बातें तो पिछले क्लास में ही हो चुकी थी। आज की बात कहाँ से स्टार्ट हुई है? सरचार्ज से। क्या सीखा सरचार्ज में? 50 लाख तक व्हाट? नील। 50 से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ एक्सीडिंग 15%। मार्जिनल रिलीफ के बारे में बात करनी है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। रिबेट सेक्शन 87 में इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, और टैक्सेबल इनकम 3,50,000 से कम होना चाहिए। रिबेट कितना मिलेगा? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वोट 2,500 रुपीज़। मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर आप ये सब चीज़ याद नहीं रखेंगे तो सवाल कैसे कर पाएंगे, ये बताइए। तो फिर सवाल आपसे नहीं बनने वाला है। आइए जी आगे देखते हैं अब क्या है। मैं इस पर एक न्यूमेरिकल करना चाहता था छोटा सा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ ये जितने भी डेटा है ना सब आपके सामने आ जाए। लिखिए, अब इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो उस केस में क्या होगा, कैसे टैक्सेबल होगा? इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, मैंने कहा था आपको क्या क्या बच गया है। फर्म बच गया है, डोमेस्टिक कंपनी बच गया है, लोकल अथॉरिटी बच गया है। तब उसको पूरा करते हैं। पहले लिखिए, इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे स्लैब नहीं होता है, यहाँ फिक्स है। कितना परसेंट? 30%। बिल्कुल सिंपल, फिक्स है रेट ऑफ टैक्स 30%। इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी रेट ऑफ टैक्स आपका कितना? 30% है। और सरचार्ज
अगर आपकी इनकम अप टू 1 करोड़ है तो सरचार्ज नील है। अगर इनकम आपकी 1 करोड़ से लेके कहाँ तक है, इनकम डोमेस्टिक कंपनी एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, अगर 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज आपका 7% है। 10 करोड़ प्लस है तो सरचार्ज आपका 12% है। ये किसकी बात हुई है, इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। मार्जिनल रेट के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी लिखकर मैं छोड़ रहा हूँ इसके बारे में। इसमें आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HNEC ये भी है, ये तो हर जगह वही सेम है 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है। ये होगी डोमेस्टिक कंपनी के बारे में। अब लिखिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, आप जानकारी के लिए लिख लीजिए, लेकिन आपके सिलेबस में ये सब नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप लिख लीजिए। फॉरेन कंपनी केस में क्या होगा, टैक्स का रेट 30% के बदले 40% है, और जो सरचार्ज है वो सरचार्ज आपका 1 करोड़ एक्सीड करते हैं, 1 करोड़ तक, अप टू 1 करोड़ तो नील है, और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक सरचार्ज आपका 2%, और 10 करोड़ प्लस पे सरचार्ज है 5%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वही है, HNEC वही 4%। अब आप लिखिए फर्म। नेक्स्ट केस में लिखिए फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, और इसमें इंक्लूडिंग क्या है, LLP, इंक्लूडिंग LLP। LLP का मतलब समझते हैं क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसको भी इंक्लूड करके। रेट ऑफ टैक्स लिखिए पहले, रेट ऑफ टैक्स कितना परसेंट, 30%। और सरचार्ज यहाँ पे एक ही है, सरचार्ज लिख लो, अप टू 1 करोड़ नील है, अप टू 1 करोड़ नील है, 1 करोड़ से लेकर अबव 1 करोड़ प्लस 12% है, 1 करोड़ प्लस 12%। और HNEC वही है 4%। फर्म के बारे में ये बात हो चुकी है आपसे, ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, मुझे याद है कि मुझे मार्जिनल रिलीफ आपको समझाना है, लेकिन अभी नहीं, पहले जितनी बातें अभी तक समझे हो ना, उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करो, कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत। बोलो। फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक इज 2%, 2%। और 1 करोड़ प्लस इन फर्म के लिए 1 करोड़
12%। हाँ, आप इमोशनल मत होना कि फॉरेन के लिए इतना ज़्यादा क्यों है, अब फॉरेन कंपनी के लिए इतना कम क्यों है। फॉरेन कंपनी का रेट ऑफ टैक्स तो देखो कितना है, 40% है, ठीक है ना। तो ये तो सरकार को डिसाइड करना है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मैं छोटा सवाल लेता हूँ, जैसे मान लो दिए अब एक बंदा है, उसकी एज कितनी है, 40 ईयर्स है, और उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम उसकी है 3 लाख रुपीज़। टैक्सेबल इनकम कितनी, 3 लाख। अब इसका निकालिए टैक्स, देखिए कैसे निकलेगा। आप जानते हैं इसको कोई बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका एज कितना है, 40 ईयर्स। तो 2,50,000 तक क्या होगा, नील होगा। 50,000 एक्सीड कर रहा है कितना परसेंट, 5%, कितना हो गया, 2500 टैक्स हो गया उसका, क्योंकि 2,50,000 प्लस और अप टू 5 लाख कितना होता है, 5%। तो 50,000 5% कितना हो गया, 2500। ठीक है जी। क्लियर है। अब बताइए, जब इसकी टैक्स आपने 2500 निकाली, तो अब इसको रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा, रिबेट क्यों मिलेगा, मैं मान लेता हूँ रेसिडेंट भी है और इसकी इनकम कितनी है, 3.5 लाख से कम है, इनकम 3.5 लाख से कम है ना, तो रिबेट अंडर 87A मिलेगा ना। कितना रिबेट मिलता है, जितनी टैक्स होती है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम व्हाट, 2500 रुपीज़। तो यहाँ इसका कितना, 2500 ही है, तो पूरा पूरा इसका रिबेट मिल गया, टैक्स लायबिलिटी इसकी नील बन गई। देखो आगे तो कैलकुलेशन यहाँ पे स्टॉप हो गया, एक्सक्यूज़ मी, स्टॉप हो गया ना, सरचार्ज तो यहाँ हो नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन एजुकेशन से लग सकता था, H&AC, लेकिन अब क्या लगेगा वो, क्योंकि नील ही है सब कुछ तो, लेकिन लगता तो यहाँ लगाते। अब आप पूछोगे सर एजुकेशन सेस पहले लगाया जाए कि पहले रिबेट लगाई जाए। ऑफ कोर्स पहले क्या लगाएंगे हम, रिबेट माइनस कर देंगे, उसके बाद जो नेट टैक्स उसकी पेएबल बनेगी ना, टैक्स लायबिलिटी बनेगी, टैक्स लायबिलिटी, उस टैक्स लायबिलिटी पे क्या लगाएंगे, रिबेट लगाएंगे, टैक्स लायबिलिटी के ऊपर रिबेट लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यहाँ तो आपको मैंने क्या बोला, टैक्स लायबिलिटी ऊपर रिबेट नहीं, टैक्स लायबिलिटी ऊपर ये लगाएंगे, ये एजुकेशन सेस लगाएंगे। अब आइए ऐसे ही करते हैं, इस बंदे की एज तो वही रहने देते हैं, एज तो वही है 40 ईयर्स, रेसिडेंट भी है। अब इसकी टैक्सेबल इनकम क्या कर देते हैं, कर देते हैं क्या, 3.5 लाख। देखना गौर से, 2-3 छोटे छोटे सवाल कर देता हूँ ना, तो आपके हाथ में आ जाएगा। 3.5 लाख मैंने क्या कर दी उसकी टैक्सेबल इनकम। अब बताओ क्या होगा, 2,50,000 तक क्या लगेगी उसकी नील, 250 से ऊपर कितना है, 1 लाख। जरूरी नहीं है कि सिंपल सवाल में काफ़ी टाइम लगाया जाए भाई। 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से ऊपर कितना है, 1 लाख है। अप टू कहाँ तक लेते हैं, 5 लाख तक ना, तो मुझे 5 लाख तक तो लेना ही नहीं यहाँ पे, यहाँ कहाँ तक लेना है, 3.5 लाख तक। तो 3.5 लाख माइनस 250 कितना बच गया, 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5,000। अब बताओ इसकी इनकम 3.5 लाख को एक्सीड तो नहीं कर रही ना, डज नॉट एक्सीड 3,50,000 ना, 3,50,000 है ना, तो इसको भी रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि रिबेट की कंडीशन क्या थी, डज नॉट एक्सीड 3,50,000। तो बताइए अब रिबेट यहाँ मिलेगा इसको अंडर सेक्शन 87A कितना मिलेगा, जानते हैं मैक्सिमम 2500 मिलता है, मैक्सिमम 2500 मिलता है, उससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो फिर बताइए आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ कितनी बन रही है, रिबेट माइनस करने के बाद 2500, लेकिन इसमें क्या प्लस करेंगे अब हम, H&EC कितना परसेंट, 4%। बताओ कितना होगा, 2500 का 4%, 100 रुपया, तो कितना हो गया, 2600 रुपया। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी।
और मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, अभी मैं उधर की तरफ डिस्कशन नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर आप पूछ लो तो इसमें से माइनस क्या करते हैं फिर, याद है? इसमें से माइनस करते थे TDS, या मुझे लग रहा है शायद आपकी क्लास में बात नहीं हुई उसके बारे में, नहीं हुई है ना? चलो लिख लो, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। माइनस करते हैं TDS, और माइनस क्या करते हैं, एडवांस टैक्स अगर होगा तो, और जो फाइनली बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम, टैक्स पेएबल, या क्या कह सकते हैं, टैक्स रिफंड। रिफंड भी हो सकता है और टैक्स पेएबल भी हो सकता है। ये TDS एंड एडवांस टैक्स के बारे में बात आपसे होगी, ठीक है बच्चे? अभी इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई भी चीज़ मैं आपको काफ़ी डीपली बताऊं। मेरा मकसद ये है कि टैक्स चैप्टर में होने वाले जितने भी टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वो आपके सामने क्या करें, प्रेजेंट कर दें, सो दैट कि चैप्टर्स में जब उसको हम पढ़ाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। डिटेल्स तो चैप्टर के साथ होगा ही होगा आगे चल के, अभी सारा डिटेल्स नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, इसी बंदे की इनकम को क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा नहीं, अब ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अब थोड़ा बढ़ाएंगे ना, 3.5 से थोड़ा सा भी ज़्यादा कर देंगे तो रिबेट तो उसको मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना? तो रिबेट के रेंज से बाहर उसको निकालते हैं। मान लीजिए वही है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, एज 40 ईयर्स है, और जो उसकी टैक्सेबल इनकम है वो मान लीजिए कितनी है, मैं मान लेता हूँ 60 लाख, चलो 60 लाख ले लेते हैं। टैक्सेबल इनकम है 60 लाख, आइए टैक्स निकालते हैं उसके ऊपर। आप जानते हैं 2,50,000 तक क्या होगा, नील होगा सर। 2,50,000 से 5 लाख तक कितने हो गए, 2,50,000। आप ये बात समझ पा रहे हैं ना? 250 से ऊपर और अप टू 5 लाख तक कितने हो गए, 2,50,000। इसका कितना परसेंट, 5%, कितना हो गया, 12,500। एक्सक्यूज मी, समझ रहे हो ना, 12,500। अब देखो 2,50,000 तक नील, 250 पे 5% लग गया, तो टोटल कितने इनकम की बात हो चुकी है, 5 लाख की बात हो चुकी है, 5 लाख की बात हो चुकी है। 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक कितना बनता है, 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक कितना, 5 लाख। 5 से अबव और अप टू 10 कितना बचेगा, 5 लाख। इस पर कितना परसेंट है, 20% है। ये बातें समझ गए आप? मैं बात किसकी कर रहा हूँ, 5 लाख से अबव 5 लाख एंड अप टू 10 लाख कितना हो गया, 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख हो गया। तो 5 लाख तक 20% कितना हो गया, 1 लाख। इसको प्लस करें तो क्या हो गया, 1,12,500। देखो कितने अमाउंट तक टैक्स लग गई है उनकी, 250, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, पार्डन, 10 लाख तक टैक्स दे दिया हो। अगर उसकी इनकम 10 लाख होगी तो उसका इतना टैक्स बनेगा 1,12,500। कहोगे सर कैसे? अगर किसी की इनकम 10 लाख है तो 2,50,000 तक नील, 250 से अबव अप टू 5 लाख मतलब 250 पे 5%, और 5 हो गया, 5 से अबव कितना बच गया, 5 बच गया, तो 5 लाख पे कितना परसेंट, 20% कितनी हो गई, 1 लाख। ये अबव वाली बात आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है ना? बात समझ गए, नहीं समझ गए? हाँ, 10 लाख तक का हिसाब उसका हो चुका है, ये 10 लाख तक ये अमाउंट का टैक्स हो चुका है उसका, लेकिन उसका इनकम 10 लाख से ज़्यादा है। कितना है, 60 लाख है, तो 10 से कितना ज़्यादा है, 50 लाख। तो आप जानते हैं 50 लाख पे कितना परसेंट, 30% है। 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर कितना टैक्स लगेगा, 30%। तो 10 लाख से ऊपर कितना है, 50 लाख। अगर उसकी इनकम 60 लाख है तो 10 लाख से अबव कितनी है,
50 लाख है, 50 लाख का 30% कितना हो गया? 15 लाख, 15 लाख हो गया। अब बताइए 50 लाख ये, 10 लाख ये, टोटल इनकम कितनी होगी उसकी? 60 लाख। इनकम तो उसकी 60 लाख हो गई है, और इस इनकम पे अब उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बच गई? 15 लाख ये, 1,12,000 ये, 16,12,500। स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स तो ये आया है, लेकिन टैक्स अभी फाइनल नहीं है। क्या इसको रिबेट मिलेगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम क्या हो चुकी है? 3,50,000 से ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा। ऐड करो सरचार्ज। सरचार्ज क्यों लगेगा? क्योंकि इसकी इनकम क्या है? 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 50 लाख से ज़्यादा पे कितना परसेंट सरचार्ज था? 10% था। इंडिविजुअल के केस में 10% था। तो बताइए अब ये बात मैंने क्यों करवाया? सरचार्ज किस पे निकालोगे? क्या इनकम के ऊपर निकालोगे? नहीं, सरचार्ज हमेशा किस पे निकाली जाती है? टैक्स के ऊपर। अभी टैक्स कितनी बनी है आपकी? 16,12,500। कितनी टैक्स बनी है? 16,12,500। बात समझ गए? तो 16,12,500 का 10% निकालो, कितना होता है? 161,250। इनको प्लस कर दो, सरचार्ज को। सरचार्ज को प्लस करने के बाद उसकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। उसमें से क्या माइनस करते हैं हम? TDS। क्या माइनस करते हैं हम? एडवांस टैक्स। अगर होता तो फाइनली जाके आपकी टैक्स पेबल आ जाएगी। हाँ, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा सरचार्ज ऐड करने के बाद। एक्सट्रीमली सॉरी, ये TDS में काट देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो प्लस करके दो, कितना आया? 16,12,500 में इसको प्लस करो, 161,250। So 177,37 17,73,750। अब इसमें क्या करेंगे आप? इसमें प्लस कीजिए, क्या ऐड कीजिए? H&EC कितना परसेंट है? 4%। मैं यही समझाने चला था आपको कि पहले सरचार्ज प्लस होगा, उसके बाद फाइनली क्या प्लस होता है? H&EC। बताओ 4% कितना आया? 70950। प्लस कर दो, 18,44,750। 700। ये आपकी टैक्स बन गई। अब मैं आपसे पूछूं, पहले क्या करेंगे आप? टैक्स निकालेंगे स्लैब के हिसाब से, फिर उसमें रिवेट होगा तो रिवेट माइनस करेंगे, सरचार्ज होगा तो सरचार्ज प्लस करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? EC, H&EC प्लस करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा सीक्वेंस इसका है। अब देखिए एक कुछ टर्म्स में आपको यहाँ अलग से डिस्कस करता हूँ, देखना। एक टर्म्स है एग्जम्पशन, एक टर्म है डिडक्शन। पहले इसको समझ लो। मुझे बताओ एग्जम्पशन किस में से होता है? एग्जम्पशन कहाँ से होता है? फ्रॉम इनकम। डिडक्शन कहाँ से होता है? फ्रॉम इनकम। एग्जम्पशन का मतलब है कि इनकम में उसको प्लस ही नहीं करना है, नॉट टू बी एडेड इन इनकम। एग्जम्पशन का मतलब है नॉट टू बी एडेड इन GTI। एग्जम्पशन का मतलब है कि GTI में प्लस ही नहीं करना है। लेकिन डिडक्शन का क्या मतलब है? पहले प्लस करना है, फिर बाद में क्या करना है? माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल added in the GTI, then deducted, उसके बाद माइनस करेंगे।
subject to certain conditions, subject to certain conditions, subject to certain conditions. पहले जीटीआई में प्लस करेंगे इनकम को, बाद में माइनस करेंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, उसको डिडक्शन बोलते हैं. लेकिन एग्जम्पशन का मतलब है कि पहले प्लस ही नहीं करना है, इनकम इंक्लूड ही नहीं करना है. ये बातें पहले हो चुकी है आपसे, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस कर दिया. और क्यों डिस्कस के बताता हूँ. इसके साथ साथ दो टर्म्स और भी आते हैं, और वो क्या आ रहे हैं, रादर 3 टर्म्स आ रहे हैं. और वो क्या आ रहे हैं देखो. पहला टर्म आ रहा है सर रिबेट. बताओ रिबेट कहाँ से माइनस होगा, इनकम से. हाँ, टैक्स से माइनस होगा. रिबेट डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स. आप समझ अभी भी नहीं पाए. मैंने कहा एग्जम्पशन को इनकम से माइनस करना है, डिडक्शन को इनकम से माइनस करना है, लेकिन रिबेट को कहाँ से माइनस करना है, टैक्स से. जब टैक्स निकाल लोगे उसके बाद माइनस होगा ये. दूसरा देखिए सरचार्ज. सरचार्ज कहाँ प्लस करना है, एडेड इन टैक्स, टैक्स में प्लस करना है. तीसरा टर्म्स क्या है, तीसरा टर्म यहाँ में मार्जिनल रिलीफ, वो भी क्या होगा, माइनस फ्रॉम टैक्स, टैक्स में से माइनस होगा. और फोर्थ टर्म क्या है, एच एंड ई सी, वो भी क्या होगा, टैक्स में प्लस होगा, टैक्स में प्लस होगा. सीक्वेंस आप जानते हैं, पहले टैक्स निकाली जाएगी, फिर रिबेट या सरचार्ज का ट्रीटमेंट होगा, फिर उसमें क्या होगा, एसी या एचएससी होगा. ठीक है ना. और मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट तो मुझे आपको बताना बाकी है, बताऊंगा उसके बारे में. थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ अभी आपको. क्लियर है. तो बच्चे यहाँ तक की बात तो हो गई है. तो बेसिक्स में मार्जिनल रिलीफ एक पॉइंट बच गया है. छोटी छोटी बातें और थोड़ी थोड़ी बच गई है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है. ठीक है ना. और कुछ क्वेश्चंस भी करवा देंगे आपको इसके ऊपर. ठीक है ना. लेकिन आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू.